जय हिंद बच्चों। मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप सबके अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th का 12वां चैप्टर, इसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज इसके बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे हम लोग। ये क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और ये थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट है। तो आप सभी बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्री के इस पार्ट को स्टार्टिंग करते हैं। और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं हमारे, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। और आपको बता दें, बहुत ही जल्द आप सबके बीच में सीरीज आने वाली है। आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए, जिसमें हम लोग आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाता है, बहुत ही जल्दी उसकी सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। मेरी पूरी टीम तैयार है। आप सभी लोग पर डे अपने एक टाइम टेबल बना लें और वीडियो को पर डे अपने नोट्स बना करके हर दिन पढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। 12वां चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पूरी तरीके से हम वृत्तों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे क्षेत्रफल, उसकी परिधि, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो चलो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वृत्त होता क्या है। वृत्त के बारे में आपने इसके पहले बहुत सारा पढ़ा होगा। देखिए, वृत्त जो है हमारा एक 2D शेप है, जिसे कहते हैं 2 डायमेंशनल, हम लोग इसे द्विविमी कहते हैं। और ये आपके पास यहाँ पे इस शेप में आपको दिख रहा होगा। वृत्त क्या होता है? एक समतल में अगर कोई बिंदु है, वह बिंदु एक निश्चित बिंदु को फिक्स कर दिया जाए और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पथ को घुमाया जाए और उस बिंदु का बिंदु पथ चारों तरीके से, चारों तरफ से बराबर घिर जाए और उसकी केंद्र से उस बिंदु से दूरी अगर बराबर है तो हम लोग उसको वृत्त कहते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा ये एक पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसे हम निश्चित बिंदु कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु से यहाँ पे इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? वृत्त का केंद्र। क्या नाम देते हैं? ये वृत्त का केंद्र है। और ये जो आपके पास दिखा गया है, ये वृत्त का भाग, ये जो चारों तरीके से एक बंद आकृति का निर्माण कर रहा है, इसकी दूरी इस निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? सदैव बराबर होती है। चाहे हम इस भाग को कहीं से, इस फिक्स जो आपके पास जो निश्चित बिंदु लिया गया है, इस निश्चित बिंदु से यहाँ तक कि अगर हम कहीं भी भाग इसको लें, ये वाला भाग लें, फिर चाहे हम इसको यहाँ से ले लें, चाहे ये वाला भाग यहाँ से ले लें, ये वाला भाग ले लें, इन सभी की जो दूरी होगी, सभी की दूरी क्या होती है? हमेशा निश्चित होती है और एक फिक्स डिस्टेंस होती है। इस निश्चित डिस्टेंस का नाम, इस निश्चित दूरी को नाम दे दिया गया है वृत्त का रेडियस, जिसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। हर वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सदैव निश्चित होती हैं, लेकिन अलग अलग वृत्त अगर है तो उन सभी अलग अलग वृत्तों की जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग होती है। तो ये वृत्त आपके पास रहा, जिसको हम लोग यहाँ पे रेडियस, त्रिज्या कहेंगे आपके पास। और ये जो निश्चित बिंदु चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, ये इसे कहते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब मैंने यहां पे एक वृत्त ले लिया और ये इसका क्या है? केंद्र था। ठीक है। और अगर इस केंद्र से और यहां तक के अगर हम भाग ले लें, जिसका क्या नाम था? ये परिधि था। इसके केंद्र से अगर हम इस दूरी को ले लें तो एक निश्चित दूरी है और इस निश्चित दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद
अगर हम बात यहां से करें, देखिए ये परिधि है, क्या है ये? परिधि है। और इस वृत्त के परिधि पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे वृत्त के कई बिंदु होते हैं, कई बिंदुओं का पथ होता है। इस पे बिंदु का कई होता है जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, और ये बिंदुओं का एक तरीके से रास्ता बन जाता है। तो एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, लेकिन इसकी जो केंद्र से दूरी होती है सबकी दूरी बराबर होती है। अगर ये बिंदु इस केंद्र से दूरी डिफरेंट अलग अलग हो गया तो ये वृत्त का निर्माण नहीं करेगा। वृत्त का पहचान होता है हमेशा बच्चों कि इसके केंद्र से और ये जो बिंदु है यहां तक का, इसके केंद्र से ये जो दूरी गया यहां तक का, इसके केंद्र से ये जो दूरी दिया गया यहां तक का, सभी की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो सबकी बराबर होती है। इसलिए कहा जाता है हर वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो निश्चित होती है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए बच्चों कि एक वृत्त में अगर हम त्रिज्या को खींचें तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हम कई त्रिज्याएं खींच सकते हैं। देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो, ये सब त्रिज्या ही त्रिज्या बनेंगे। यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें कई त्रिज्याएं बन रही हैं। तो एक वृत्त के ध्यान रखिएगा, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, हर त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो मैंने ये क्या था, ये एक आपके पास नीचे बिंदु है। इस वृत्त की परिधि पर मैंने दो बिंदु ले लिया। इस एक बिंदु का नाम दे दिया मैंने ए, और मैंने यहां एक बिंदु का नाम दे दिया बी। वैसे होने के लिए तो इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, हम यहाँ पे बहुत ऐसे बिंदु ले सकते हैं। चूंकि बिंदुओं का पूरी तरीके से पथ होता है, इसमें बहुत बिंदु होते हैं। मैंने दो बिंदुओं को ले लिया, जैसे मैंने उसका नाम रख दिया ए और बी। और ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, इस ओ बिंदु को मैंने यहाँ पे ओ मान लिया इस बिंदु को, और मैंने क्या किया, इस बी बिंदु को फिर इसके केंद्र से मैं जोड़ देता हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बिंदु ए को अगर हम बी से मिलाएं, बिंदु ए को बी से मिलाएं, तो ए को बी से मिलाने वाली जो रेखा होगा वो सदैव कहां से जा रहा है, तो आप देखेंगे वृत्त के केंद्र से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? वृत्त के केंद्र से पास कर रहा है। अगर मैं फिर यहां पे एक बिंदु और ले लिया, सी ले लिया, और फिर यहां पे मैंने एक बिंदु ले लिया सी ले लिया, और एक बिंदु मैंने यहां पे डी ले लिया, और अगर मैं सी को डी से मिलाऊं यहां से, तो ये ध्यान से देखिएगा, सी और डी को मिलाने वाली जो रेखा है वो भी क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र से ही पास कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, फिर अगर हम इसको यहां से मिलाएं तो ये भी वृत्त को केंद्र से ही पार कर रही है। इसका मतलब हो गया कि जो रेखा वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़े, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़े और सदैव वृत्त के केंद्र से पास करे, ऐसी रेखा का नाम दे दिया गया है, हम इसे व्यास, डायमीटर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम लोग व्यास कहते हैं, जिसे डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। एक व्यास में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक त्रिज्या यहाँ हो गया और एक त्रिज्या यहाँ हो गया। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो दो त्रिज्याओं को जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त की व्यास बन जाता है, जो कि इसमें दो त्रिज्याओं को जोड़ने पर बनता है। तो यहां से आपको ध्यान होना चाहिए कि जो व्यास होता है बच्चों, व्यास जो होता है सदैव दो त्रिज्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। त्रिज्या प्लस त्रिज्या, सदैव ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हम व्यास को ले लें तो व्यास में सदैव दो त्रिज्याओं को जोड़ने पे ही होता है। दो त्रिज्याओं का योगफल सदैव व्यास के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। त्रिज्या हो गया आर और एक त्रिज्या हो गया आर, तो ये डी हो गया। यहाँ से आर आर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2r के बराबर हो गया। कितना हो गया? 2r के बराबर हो गया। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस r को इधर भेज दें तो यहाँ से, एक मिनट, चलिए, तो अगर हम इस r को इधर भेजें
तो डी अपान आर इक्वल टू हो जाएगा 2/1। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें तो डी रेशियो आर इक्वल टू 2:1। इसका मतलब बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वृत्त की परिधि किसी भी वृत्त की व्यास, कोई अगर वृत्त है उस वृत्त की व्यास और उसकी त्रिज्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो सदैव 2:1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये निकल गया। आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाइज कर दें तो ये हो जाएगा डी, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाइज में कर लें तो ये हो जाएगा 2r। इसका मतलब हो गया कि जो व्यास होता है वो सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है, वो सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। व्यास क्या होता है? सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बच्चों, अब यहां से अगर हम त्रिज्या को निकाल लें तो त्रिज्या इक्वल टू, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? व्यास बट्टा 2। इसका मतलब जो त्रिज्या r होगा वो डायमीटर व्यास का हाफ कर दिया जाएगा, तो सदैव त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको और याद होना चाहिए कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है सदैव उस वृत्त में बने व्यास की आधा होती है। जितनी लंबाई का आपका व्यास बन जाएगा उसकी लंबाई का अगर आधा कर देंगे तो सदैव उस वृत्त की त्रिज्या आपको पता हो जाएगा। तो सदैव ये ध्यान रखिएगा, r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा d/2 के बराबर होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपके पास? क्लियर हो गया। चलिए, तो आप सभी लोग एक नोट्स बनाते रहिएगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों का एक नोट्स बना के रखेंगे जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। तो सभी बच्चे पेन कापी लेकर के बैठें और इसको अच्छे से नोट्स अपना बनाते रहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए बच्चों, तो ये तो था व्यास के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वृत्त से थोड़ा सा रिलेटेड और बातों के लिए। चलो बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर है और इस वृत्त पे मैंने अभी अभी पिछले बताया आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही कि एक वृत्त पे बहुत बिंदु हम ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ से फिर से एक बिंदु ले लिया जिसका नाम रख दिया P, और फिर मैंने यहाँ पर रख दिया एक बिंदु और ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने Q। और अगर हम इस वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु मैंने ले लिया और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम जोड़ें तो मैंने क्या किया, बिंदु P को बिंदु Q से जोड़ दिया। लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया कि जो P और Q को जोड़ रहा है वो वृत्त के सेंटर को पास नहीं कर रही है, वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जा रही है। बट ये ध्यान रखना है, वृत्त के दोनों भागों को, वृत्त पर 2 बिंदुओं को जोड़ रही है। अगर मैं यहाँ से एक बिंदु और ले लिया जिसका नाम रख दिया R, मैंने एक बिंदु और ले लिया जिसका नाम रख दिया S, और इस R और S को अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी ध्यान रखिए ये भी वृत्त के केंद्र से पास नहीं कर रही है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वृत्त पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र को पार न करे, वृत्त के केंद्र से होकर के ना जाए, ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, जिसे हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड के नाम से इसे हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। और एक वृत्त में फिर से ध्यान रखिएगा हम बहुत जीवाओं को खींच सकते हैं। हर वृत्त में अनंत जीवा, अनंत जीवा, अनंत व्यास, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं।
ठीक है। तो वृत्त यहाँ से मैं बहुत सारे से जीवा को खींच सकता हूँ, ऐसे बहुत जीवा खींच सकता हूँ। ये भी देखिए, हर बच्चों देखा कि अगर ध्यान से इस पर, तो मैं यहाँ देखो, अगर मैं ये भी खींचूँ तो ये भी एक तरीके का जीवा ही है। यहाँ से अगर मैं खींचूँ ये भी एक जीवा है, यहाँ से मैं खींचूँ ये भी एक जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर पार नहीं कर रहा है, बट दो बिंदुओं को जोड़ रहा है। तो एक वृत्त में कई हम जीवा खींच सकते हैं और कई व्यास खींच सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग चलते हैं यहां से। चलिए बच्चों, आइए ये आपका वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया और मैंने इसको जोड़ दिया परिधि तक, ये बन गया त्रिज्या। आइए चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। अगर मुझे किसी वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करना हो तो हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वृत्त है वो एक 2D शेप होता है, द्विविमीय आकृति होता है। अर्थात इसे में हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इसमें आपको त्रिज्या दिख रहा है और ये त्रिज्या जितना, ये जो वृत्त है इस प्लेन को जितना स्थान कवर कर रही है, ये जो त्रिज्या है इस प्लेन को जितना स्थान कवर कर रही है, यह स्थान उसका एरिया कहलाता है। ये सरफेस, ये इसका जो पृष्ठ है, इस सरफेस पे जितना अपना स्थान कवर कर रही है, मतलब ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक अपना पूरा स्थान को, प्लेस को कवर कर रही है और यही इसका स्थान क्या कहलाएगा, इस वृत्त की क्षेत्रफल के बराबर होगा। हर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है उस वृत्त के त्रिज्या पर निर्भर करता है। वृत्त की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, ध्यान रखिएगा, उसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होगा। यदि वृत्त का त्रिज्या हम कम कर दें तो उस वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो एक अगर हम बिंदु ले लें तो एक बिंदु जो होता है, चूंकि वो क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, तो एक बिंदु का अगर हम बात करें तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो नगण्य के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम वृत्त के क्षेत्रफल के बात में करें तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या की गणना करो, उसकी त्रिज्या के बारे में जानकारी करो, क्योंकि किसी भी वृत्त की क्षेत्रफल जो होता है हमेशा उसके त्रिज्या पर डिपेंड करती है। अगर त्रिज्या नहीं पता है तो कहीं न कहीं क्वेश्चन में वो आपको हिंट दिया रहेगा, जिसके जरिए से हम त्रिज्या को निकाल करके फिर वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करता है, उस वृत्त के त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर वृत्त का त्रिज्या जितना ज़्यादा होगा उसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं हम लोग। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से आपके पास वृत्त के क्षेत्रफल को मैंने ए से प्रदर्शित किया और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ पे एक जो पाई शब्द लगाया गया, ये तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ से जो आर लिया गया, आर क्या बता रहा है, उसकी त्रिज्या है, रेडियस को बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, रेडियस को बता रहा है। अगर इस रेडियस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, उस वृत्त का क्षेत्रफल उतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई शब्द जो लगाया गया, ये पाई के बारे में हम आपको बता दें। पाई आर्यभट्ट के द्वारा पाई के मान को परिभाषित किया जाए। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, उनका एक विचार था, उनका मानना था कि किसी भी वृत्त की अगर हम परिधि ले लें, किसी भी वृत्त की परिधि ले लें और उस वृत्त की व्यास ले लें, क्या, किसी भी वृत्त की
आर्यभट्ट का ये विचार था कि किसी भी वृत्त का, वृत्त चाहे जितना बड़ा हो, वृत्त चाहे जितना छोटा हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस उस वृत्त की परिधि और उस वृत्त का व्यास, किसी भी वृत्त का, किसी तरीके का वृत्त है, उस वृत्त की परिधि और उसके व्यास, उसी वृत्त का ध्यान रखेगा। अलग अलग वृत्त के अलग अलग परिधि का इससे अनुपात से कोई मतलब नहीं बच्चों। जिस वृत्त की परिधि लोगे उसी वृत्त का व्यास लेना है। तो वृत्त की परिधि और व्यास का जब भी अनुपात निकालोगे ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट, उस नियतांक को ही पाई रखा गया। पाई का जो वैल्यू होता है ये ध्यान रखेगा। तो वृत्त की परिधि जो है वो हमेशा व्यास, परिधि और व्यास के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू आर्यभट्ट ने निर्धारित किया है। इसकी वैल्यू 22/7 या फिर इसको हम लोग 3.14, 3.14, दशमलव के 2 अंक तक यहाँ पे एग्जैक्ट लिया गया। वैसे इसका मान दशमलव के 3-4 स्थान तक आगे भी परिभाषित किया गया है। तो भाई बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 के बराबर होती है। किसी भी तरीके का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट वैल्यू है। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो आपका पाई है, यहाँ से आपका जो पाई है, यहाँ से आपकी जो पाई है, ये पाई बच्चों ध्यान रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.14 समथिंग, आगे और भी होता है इसका पॉइंट तक, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को हम इसको दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं, जहाँ पर इसके शुद्ध मान को हम लोग परिभाषित यहाँ पे किए हैं। तो पाई की वैल्यू जब भी आप निकालोगे बच्चों हमेशा यही निकालोगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों तो परिधि और व्यास बराबर पाई होता है। वृत्त की परिधि अगर हम निकाल दें तो किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो उसके पाई और व्यास के गुणनफल के बराबर होती है। क्या बच्चों? हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी वृत्त की परिधि जो होती है वो हमेशा उस वृत्त के व्यास और उसके पाई के गुणनफल के सदैव बराबर होती है। वृत्त की परिधि को यहाँ से हम लोग वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा पाई। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ये जो व्यास होता है, व्यास की वैल्यू सदैव 2r के बराबर होती है। क्या? व्यास की वैल्यू हमेशा त्रिज्या की डबल होती है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? 2r रखेंगे। तो परिधि को हम c से लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2πr के बराबर, क्या 2πr के बराबर होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो सदैव 2πr के बराबर होता है। किसी भी प्रकार का परिधि, अगर किसी भी वृत्त की परिधि निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा वृत्त की परिधि उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। क्या बच्चों? किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है सदैव उसके त्रिज्या पर डिपेंड करती है। फिर से मैं आपको बता दूं, त्रिज्या का जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उस वृत्त की परिधि भी धीरे धीरे ध्यान रखिएगा उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी वृत्त की परिधि सदैव उसके क्या होती है? हमेशा त्रिज्या पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि बच्चों ये जो 22 ये पाई है और 2 है ये एक कांस्टेंट है। आप किसी भी प्रकार का परिधि का निकालेंगे, किसी भी प्रकार का परिधि निकालेंगे तो हमेशा ये 2π जो होगा ये बार बार उस सभी वृत्त में आता रहेगा। तो इसलिए ध्यान से देखा जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, निश्चित पद हो गया, और बचा क्या आपका r। जैसा r बढ़ा दोगे उस वृत्त की परिधि हमेशा ध्यान रखिएगा बदल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अगर यहां से हम बात करें
एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक वृत्त की परिधि, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। आइए हम इन दोनों में संबंध देखते हैं कि वृत्त की परिधि देकर क्षेत्रफल पूछता है या कभी कभी क्षेत्रफल देकर आपको परिधि पूछता है। तो यहाँ आइए हम चलते हैं और इन दोनों में बात करते हैं। चलिए बच्चों, आपको जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने दो अलग अलग प्रकार का वृत्त लिया है। अब इन दोनों अलग अलग वृत्त लिया है तो आपको पता है इसका भी सेंटर हो गया, इसका भी एक सेंटर हो गया। इस वृत्त की जो है इसकी त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को मैंने r मान लिया, और ये वृत्त है तो इसके निश्चित बिंदु से यहाँ निश्चित तक की दूरी, ये भी त्रिज्या को मैंने r मान लिया। चूँकि दोनों वृत्त की साइज हम देखें अलग अलग है, इसका मतलब हो गया कि वृत्त की आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस वृत्त की त्रिज्या उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी त्रिज्या को r1 और इसकी त्रिज्या को हम लोग r2 से लिख लेते हैं। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r1 है, दूसरी वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 है। तो दो अलग अलग प्रकार के वृत्त हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के वृत्तों की त्रिज्याएं मैंने r1 और r2 ले लिया। तो आइए बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो एरिया है हम इसके एरिया को A1 लिख देते हैं, मतलब ये इसका पूरा जितना क्षेत्रफल है मैंने A1 ले लिया, और इस वाले वृत्त का जितना क्षेत्रफल है मैंने A2 ले लिया। तो A1 का मतलब जो पहला वृत्त है उसका क्षेत्रफल, A2 का मतलब जो दूसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल। आइए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी यहाँ से पढ़ा कि जो वृत्त होता है, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे r त्रिज्या होता है। तो अगर हम पहले वृत्त का बात करें, यहाँ से अगर हम पहले वृत्त का बात करें, पहले वाले वृत्त का बात करें तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, A1 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से मैंने A1 बराबर क्या लिख लिया, A1 बराबर क्या लिख लिया, पाई r1 का स्क्वायर। क्या लिख लिया, पाई r1 का स्क्वायर। दूसरे वाले अगर हम वृत्त का बात करें तो दूसरे वाले वृत्त का जो आपके पास हो जाएगा क्षेत्रफल, फिर यहाँ से हम बात करें दूसरे वृत्त का, तो दूसरे वृत्त का बात करें तो दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई r2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त की जो क्षेत्रफल है आपको पता है उसके त्रिज्या पे ही डिपेंड करती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। इन दोनों का अनुपात निकाल ले अगर हम यहाँ से, देखो अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल लें तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, A1 अपान में A2 इक्वल टू में बराबर में इन दोनों का भाग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पाई r1 का स्क्वायर बट्टा हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, और इन दोनों का पाई से पाई ये कट जाएगा। चूँकि अब ध्यान रखिएगा तो यहाँ से क्या बन गया, ये A1 हो गया और अपान में क्या हो गया, A2 हो गया इक्वल टू r1 का भी स्क्वायर है और r2 का भी स्क्वायर है, मतलब इसके अंश और हर दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए हम इसे होल स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे r1 अपान में r2 और मैं पूरे का होल स्क्वायर यहाँ से बना दिया। अब पूरे का होल स्क्वायर बना दोगे तो यहाँ से बच्चों ये निकल के चला आ गया। अब ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से किसी भी वृत्त का उनके दो अलग अलग वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, अलग अलग जो सर्कल हैं उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो हमेशा उनके रेडियस के रेशियो के हमेशा स्क्वायर के बराबर होता है।
मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात सदैव उनके त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के सदैव बराबर होता है। बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछ लेता है। वहाँ से क्या करेगा, परिधि दे करके क्षेत्रफल का अनुपात या क्षेत्रफल दे करके परिधि का अनुपात या त्रिज्या देकर उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वृत्तों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के सदैव बराबर होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चों। आगे यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, चलिए बच्चों, तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि यहाँ से A1 और A2 इक्वल टू क्या आया था, R1/R2 इन पूरे का होल स्क्वायर था। मतलब दो वृत्तों का क्षेत्रफल उनके त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और अगर हम इसको बच्चों ध्यान रखिएगा, इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड में भेजें तो जैसे ये स्क्वायर को इधर आएगा तुरंत ये स्क्वायर रूट लग जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू R1/R2। R1/R2 ये यहाँ से एक और प्यारा सा फार्मूला बन के निकल के आ गया। क्या कि ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर वहाँ पे त्रिज्या दे दिया जाए, दो अलग अलग वृत्तों का त्रिज्या दे दिया जाए और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे करके त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो सदैव ध्यान रखिएगा उनके क्षेत्रफलों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात मुझे पता चल जाएगा। आइए बच्चों, इस पर एक छोटा सा प्यारा सा हम इस पर एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दो अलग अलग वृत्त हैं और उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, कितना अनुपात है बच्चों, 25:16। कितना है बच्चों, 25:16 है। और प्रश्न पूछ रहा है बताओ उनके त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। तो बच्चों जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर हम उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो किसी भी वृत्त के जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है सदैव ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे बच्चों कि A1 और A2, A1 की वैल्यू आपको दिख रहा है 25 हो गया और यहाँ से A2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो 25 और 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, R1/R2 हो गया। तो R1 और R2 का बच्चों यहाँ से जो अनुपात आएगा वो 5:4 आएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत आराम से आप सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे। इन सभी फार्मूलों को नोट करते रहिएगा, जिससे आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत कम समय में आराम से सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगर हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलो अब क्या करता है बच्चों, अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या करता है, अगर मैं यहां से क्वेश्चन दे दिया कि दो वृत्त हैं और उनके त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो आपके पास कितना है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:8 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्या उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। A1:A2 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लगाइए, फिर आगे वीडियो को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से अगर हम देखें तो A1 और बट्टा A2, A1/A2 अभी जस्ट मैंने पढ़ा इसको, A1/A2 R1/R2 इनके होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा R1/R2, R1 और R2, तो R1 की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 2 है
और R2 की वैल्यू हम देखें तो रेशियो में 8 हैं, उनका स्क्वायर कर दीजिए। हम इनको सरल में लिख सकते हैं तो 2/8 का हो जाएगा ये। अगर हम इसको कटा देंगे तो 2 1 का 2 और 2 चौका में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कर देंगे और 1/4 कर देंगे हम। देखिए तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 और इनके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। तो होप है बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाते भी रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बता दिया और फिर से आगे चलते हैं और चलिए अब यहाँ से बच्चों हम बात करेंगे वृत्त के परिधि और वृत्त, इन दोनों में संबंधित प्रश्न, इन दोनों से संबंधित अगर प्रश्न पूछ रहा है तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से, कि अगर हम यहाँ से निकालें परिधि के बारे में तो यहाँ से आपने ये देखा बच्चों ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका त्रिज्या R1 हो गया और ये इसका त्रिज्या R2 हो गया। तो दोनों अलग अलग वृत्त हैं, दोनों एक ही तल में समतल प्लेन में हैं, इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। आइए हम पहले वृत्त का अगर यहाँ से निकालें तो पहले वाले वृत्त की अगर हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं परिधि निकाल लें तो पहले वाले वृत्त की परिधि C1 बराबर क्या हो जाएगा 2πr1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2πr1 हो जाएगा। और अगर हम दूसरे वृत्त का परिधि निकालें तो दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो हमेशा 2πr के बराबर होती है। और यहाँ से C1 का मतलब ये पहले वाले वृत्त का परिधि है, C2 का मतलब है इस दूसरे वाले वृत्त का परिधि है। ये जो R और R1 R2 लिखा गया ये मुझे यही बता रहा है कि पहले वृत्त की त्रिज्या है और वो बता रहा मुझे दूसरे वृत्त का त्रिज्या है, बस। बाकी वृत्त की परिधि 2πr होता ही है। चलिए अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का अगर हम क्षेत्रफल दोनों का रेशियो निकाल लें तो यहाँ से C1 और C2 का जो हो जाएगा रेशियो उनके R1/R2 के बराबर हो जाएगा, R1/R2 के बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि जैसा बच्चों अभी मैंने यहाँ से पढ़ा, जस्ट ये देखिए, तो यहाँ से भी मैंने पढ़ा था कि जो A1 और A2 होते हैं आपके पास, A1 और A2 होते हैं वो सदैव क्या होते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से A1 और A2 का अनुपात मतलब उनके अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लें और जबकि उनकी परिधि दिया हो, परिधि दे करके अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो बच्चों ध्यान रखिएगा R1/R2 है तो R1/R2 इनके C1/C2 के बराबर है। यहाँ से मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। तो बच्चों ये फार्मूला भी ध्यान रखेगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिधियों के अनुपात के वर्ग के सदैव बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम लिखें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो उनके परिधियों का जो अनुपात आएगा, मतलब बच्चों पहले वाले वृत्त और दूसरे वाले वृत्त की जो परिधि का अनुपात हो जाएगा सदैव उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, सदैव उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये फार्मूले हैं, अभी मैं जस्ट इस पर सवाल भी कराने वाला हूँ। सभी फार्मूले को अच्छे से नोट करते रहिएगा, ये आपको आगे एग्ज़ाम में, आगे कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि वृत्त की जो परिधि होती है वो हमेशा बच्चों 2πr के बराबर होती है। यहाँ से परिधि की 2πr के बराबर होती है। पाई की वैल्यू जो होती है 3.1 होती है या 22/7 के बराबर भी होती है। फिर मैंने आपको बता दिया व्यास के बारे में बता दिया।
वृत्त की जो व्यास होती है वो सदैव 2r के बराबर होती है। अगर हम अर्धवृत्त का बात करें, अर्धवृत्त, अगर हम यहाँ से अर्धवृत्त का बात करें तो अर्धवृत्त की परिधि का अगर हम बात करें इस पे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr पूरे वृत्त का होता है, आधा निकालना है तो 2 कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा और वृत्त की जो हाफ वृत्त मतलब अर्धवृत्त की जो परिधि आएगी वो πr के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो बच्चों ये वीडियो आपका पहला कंसेप्ट था, मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया। मैंने पहले वीडियो में कंसेप्ट के बारे में बात किया। आइए इस पे 2 सवाल को लगाते हैं और जस्ट इसके बाद दूसरा वीडियो हमारा आएगा। दूसरे वीडियो में हम बहुत सारे ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, उस पर एरिया बाउंडेड होगा, हम अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, इन सारे के बारे में बात करते हैं। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, वीडियो रोक करके ये स्वयं इसको सॉल्व कीजिए, फिर अभी हम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को मैच करिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन आपके कह रहा है, क्या कह रहा है, एक वृत्त है, मतलब इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक सर्कल है, वो जो सर्कल है, सॉरी एक जो पार्क है जो उसका क्या शेप है, सर्कल के वृत्ताकार है, और उस वृत्त का मुझे सरकमफ्रेंस बताना है। क्या बताना है, मुझे सरकमफ्रेंस बताना है, परिधि बताना है। जिस वृत्त की ये देखो त्रिज्या आपको दिया है, यहाँ से कह रहा है 7 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। ऐसे वृत्त की मुझे परिधि बताओ क्या होनी चाहिए। तो एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी परिधि मुझे बताना है, बट उसकी त्रिज्या दे रखा है। तो बच्चों त्रिज्या दे रखा है, r की वैल्यू दे रखा है, r की वैल्यू दे रखा है। तो क्या करेंगे, अभी मैं बताया, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो सदैव 2πr के बराबर होती है। ये प्यारा सा फार्मूला रहा। और यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ध्यान रखिएगा, ये जो पाई है, इस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7, 3.1 भी लिख सकते हो आप, यहाँ से 3.14 भी लिख सकते हो। यहाँ से 2 रहा आपका, पाई का मान 22/7 रहा, और यहाँ से r का मान बच्चों रखोगे तो r त्रिज्या है जो कि 7 सेमी दे रहा है, और ये 7 से 7 कट जाएगा तो उस वृत्त की परिधि 22 दूना 44, 44 का सेंटीमीटर आ गया, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ। तो इस वृत्त की परिधि आ गया 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त की अगर उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो 7 सेमी वृत्त की त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि होगी वो सदैव 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर इस पे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर से वीडियो आप रोकिए और वीडियो को रोक करके फिर से क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व कीजिए, फिर आगे इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वृत्त है, सर्कल है, उसके परिधि और उसके त्रिज्या मतलब सरकमफ्रेंस और उसके रेडियस, इन दोनों का जो डिफरेंट दे रहा है, अंतर है, वो कितना कह रहा है, 37 सेंटीमीटर है। कितना है, 37 सेंटीमीटर है। और आगे आपसे कह रहा है तो वृत्त की परिधि बताओ कितना होना चाहिए, वृत्त की परिधि बताओ कितना होना चाहिए। यहाँ से हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए तो ये आपके पास रहा वृत्त क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, परिधि और उसके त्रिज्या मतलब परिधि और त्रिज्या, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है मतलब परिधि और त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या, इन दोनों का जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, यहाँ से आपको जो वृत्त की परिधि है वो परिधि होती है 2πr और त्रिज्या जो होती है r होती है, ये 37 के बराबर है। यहाँ से अगर हम बच्चों r कॉमन ले लें, यहाँ दोनों में r कॉमन है,
अगर हम r बाहर ले लेते हैं तो क्या बच जाता है 2 पाई r, 2 पाई और माइनस का 1 बचता है इक्वल टू में 37। और यहाँ से मैं r रखूँ, यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा 22 यहाँ पे रखोगे आप, पाई का मान 22/7 माइनस का मान रखोगे तो 37 सेंटीमीटर है। चलिए, तो यहाँ से कितना हो गया, ये r हो गया, और ये आपको पता है 22 दूना 44 हो गया, और इस 7 का अगर हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, और अपान में कितना हो गया 7 इक्वल टू हो जाएगा 37। यहाँ से अगर हम करेंगे r मल्टीप्लाइज में 44 में 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 44 में अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये आपको पता है 37 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया 37 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आपको बच्चों दिख रहा होगा 37 से 37 से कट जाएगा एक बार में, और यहाँ से इस वृत्त की जो आ जाएगी वो कितना आएगा, 7 का 1 मल्टीप्लाइज कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि जो वृत्त था उस वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर हो गया, और उस वृत्त की जैसे मुझे त्रिज्या पता हो गया, और आपको पता है बच्चों किसी वृत्त की त्रिज्या पता हो जाए तो हम बहुत आराम से इसकी परिधि निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन में पूछा था कि वृत्त की परिधि बताओ। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r के बराबर होती है। तो यहाँ रखोगे 2 पाई का मान 22/7 और r का मान रखोगे r 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये आपके पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये वृत्त का त्रिज्या ही गया है। 7 से 7 कट गया, फिर से कितना आ गया 44 का सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप लिख दोगे 44 सेंटीमीटर, ये वृत्त की परिधि आ गई। और आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। हमारा ये दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से तैयार कीजिएगा और इसको नोट्स पूरा बना लीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।